आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ऐतिहासिक कालखंड पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। मतलब 19वीं सदी का पंजाब, एक ऐसा अभेद्य किला जिसे देखकर उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत यानी अंग्रेजों के भी पसीने छूट जाते थे। सही कहा आपने। आज हम विशेष रूप से 1845 से 1849 के बीच हुए पंजाब में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार पर बात करेंगे। और हमारा ये जो सेशन है ये खास तौर पर उन छात्रों और उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है जो एसएससी, रेलवे, पीएससी या एनटीपीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर परीक्षाओं के लिए छात्र सिर्फ तारीखें रटते हैं। हाँ, और वही सबसे बड़ी गलती है। अगर हम घटनाओं के क्रम को, उनके कारणों को एक कहानी की तरह समझ लें तो तारीखें अपने आप याद हो जाती हैं। एकदम सही बात है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इतिहास में कब से ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में पंजाब भारत के सबसे शक्तिशाली क्षेत्रों में से एक था। वहां सिख साम्राज्य का शासन था। और ये साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत में ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। तो इस साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी? मतलब हम महाराजा रणजीत सिंह की बात किए बिना पंजाब के इतिहास को नहीं समझ सकते। कभी नहीं। देखिए, कहानी असल में 1799 से गति पकड़ती है, जब उन्होंने लाहौर पर कब्जा किया था। हाँ, 1799 में लाहौर पर कब्जा और फिर 1801 में उन्होंने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का प्रतीक था। उस समय तो पंजाब कई छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ था ना, जिन्हें मिसिल कहते थे। बिल्कुल। लगभग 12 प्रमुख सिख मिसलें थीं और महाराजा रंजीत सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने अपनी कूटनीति और ताकत से इन सभी मिसलों को एकजुट किया और एक बेहद मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा था, सिर्फ एकजुट करना ही काफी नहीं होता, प्रशासन भी तो संभालना पड़ता है। यही तो उनके शासन का सबसे दिलचस्प पहलू है। उनका प्रशासन बहुत ही केंद्रीकृत या कह लें सेंट्रलाइज था। सत्ता उनके हाथ में थी, लेकिन उनकी कर और राजस्व प्रणाली, जो टैक्स सिस्टम था, हाँ, वो इतनी कुशल थी कि खजाना हमेशा भरा रहता था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। खालसा सेना। बिल्कुल, खालसा सेना। उन्होंने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश सेना का मुकाबला करना है तो पारंपरिक हथियारों से काम नहीं चलेगा। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों की मदद ली थी। हाँ, फ्रांसीसी और इतालवी अधिकारियों को अपनी सेना को पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया। उनका तोपखाना उस समय का बेहतरीन तोपखाना था। और एक बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो है उनकी धार्मिक सहिष्णुता। एकदम। उनके राज्य में सभी धर्मों के लोग उच्च पदों पर थे। तो जब पंजाब इतना ताकतवर हो रहा था तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? मतलब शुरुआत में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच शांति थी। हाँ, अंग्रेज बहुत व्यवहारिक थे। वो जानते थे कि रंजीत सिंह से सीधे उलझना समझदारी नहीं है। और यहीं पर वो मशहूर संधि आती है, 1809 की अमृतसर की संधि। परीक्षा के नजरिए से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बहुत महत्वपूर्ण। इस संधि ने असल में एक स्थायी सीमा तय कर दी थी। सतलज नदी को सीमा मान लिया गया था। सही। बिल्कुल। सतलज नदी के उत्तरी हिस्से पर सिख साम्राज्य का अधिकार मान लिया गया और दक्षिण में ब्रिटिश क्षेत्र। इस संधि ने दशकों तक शांति बनाए रखी। लेकिन शांति हमेशा तो नहीं रहती। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और मेरे ख्याल से ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यह सबसे दुखद टर्निंग पॉइंट था। उनकी मृत्यु के बाद लाहौर का दरबार पूरी तरह से अस्थिर हो गया। मतलब राजनीतिक षड्यंत्र शुरू हो गए। षड्यंत्र, खतराएं, विश्वासघात। अगले कुछ ही सालों में कई शासकों की हत्या कर दी गई। खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, कोई भी टिक नहीं पाया। और जब नेतृत्व कमजोर होता है तो कोई और ताकत हावी हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ वो ताकत थी खालसा सेना। सेना ने राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। वो तय करने लगे कि गद्दी पर कौन बैठेगा। तो अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो अंग्रेज तो इसी मौके का इंतजार कर रहे होंगे। एकदम। अंग्रेजों के लिए पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो एक बहुत ही अहम सामरिक क्षेत्र था। अफगानिस्तान की वजह से। हाँ, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से संभावित हमलों, खासकर रूस के डर की वजह से अंग्रेजों को अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करना था। और पंजाब की उपजाऊ जमीन भी तो थी। वो तो एक अतिरिक्त बोनस था उनके लिए। तो जब उन्होंने देखा कि सिख साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा है तो उन्हें लगा कि अब समय आ गया है। और इसी अस्थिरता ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की नींव रखी 1845 से 1846 के बीच।
हाँ, सीमा पर तनाव बढ़ने लगा था। अंग्रेज अपनी सेना बढ़ा रहे थे और सिख सेना में ये डर बैठ गया था कि ब्रिटिश हमला करने वाले हैं। तो फिर युद्ध शुरू कैसे हुआ? दिसंबर 1845 में सिख सेना ने सतलज नदी पार कर ली। वही सतलज नदी जिसे 1809 की संधि में सीमा माना गया था। बिल्कुल, और जैसे ही उन्होंने नदी पार की, अंग्रेजों ने इसे युद्ध की घोषणा मान लिया। चलिए, अब इन युद्धों के क्रम को समझते हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। हाँ, छात्रों को ये क्रम याद रखना चाहिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 4 प्रमुख लड़ाइयां हुई। सबसे पहले मुदकी का युद्ध 1845 में। मुदकी, उसके तुरंत बाद फिरोज शाह का युद्ध, वो भी 1845 में। और फिर 1846 में? 1846 में आलीवाल का युद्ध और अंततः सोबराओं का निर्णायक युद्ध। लेकिन एक बात बताइए, खालसा सेना तो इतनी आधुनिक और शक्तिशाली थी, फिर वो हार कैसे गए? ये इतिहास का एक बहुत कड़वा सच है। वो दुश्मनों से नहीं, अपनों से हारे। गद्दारी? हाँ, सिख सेना के प्रमुख कमांडर जैसे लाल सिंह और तेजा सिंह, वो गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिले हुए थे। ये तो बहुत... उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी ही सेना को गलत निर्देश दिए और अहम मौकों पर भाग खड़े हुए। सोबराओं के युद्ध में तो तेजा सिंह ने सतलज नदी का पुल ही तोड़ दिया था ताकि उनके अपने सैनिक पीछे न हट सके। बाप रे, ये तो सीधे सीधे पीठ में छोरा घोंपना हुआ। बिल्कुल, इसी वजह से सिख सेना हार गई और फिर 1846 में लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि, इसकी क्या परिणाम हुए? इस संधि की शर्तें बहुत कड़ी थीं। सिख साम्राज्य को अपने कई बड़े और उपजाऊ भूभाग अंग्रेजों को सौंपने पड़े। और शायद सेना भी कम कर दी गई थी। हाँ, सेना की संख्या बहुत कम कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति। ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब एक तरह से पर्दे के पीछे का राजा। एकदम सही। प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो 1846 की संधि के बाद क्या पंजाब में शांति आ गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि 1846 से 1848 का समय एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह था। क्योंकि सिख सैनिक और नेता इस अपमान को भूल नहीं पाए थे। हाँ, ब्रिटिश अधिकारियों का प्रशासन में लगातार हस्तक्षेप सिखों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और यही असंतोष द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कारण बना, 1848 से 1849। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई 1848 में मुल्तान के विद्रोह से। मुल्तान के गवर्नर ने ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ बगावत कर दी। और अंग्रेजों ने शायद इसे तुरंत नहीं कुचला। आपने सही पकड़ा, अंग्रेजों ने जानबूझकर इस विद्रोह को फैलने दिया ताकि उन्हें पूरे पंजाब पर कब्जा करने का बहाना मिल जाए। बिल्कुल, वो एक निर्णायक युद्ध चाहते थे। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए? क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले रामनगर का युद्ध, फिर चिल्लियावाला का युद्ध। चिल्लियावाला, मैंने सुना है इस युद्ध में अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। बहुत ज्यादा। ये युद्ध लगभग अनिर्णायक था और अंग्रेजों के कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें मारे गए थे। लेकिन फिर 1849 में गुजरात का युद्ध हुआ। हाँ, और ये वो गुजरात नहीं है जो भारत का राज्य है, ये पंजाब का एक शहर है। राइट, इसे अक्सर तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। हाँ, बैटल ऑफ गन्स। अंग्रेजों ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका भारी तोपखाना मैदान में था और इस गोलाबारी के सामने सिख सेना टिक नहीं पाई। और इस युद्ध ने सिख प्रतिरोध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पूरी तरह से सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर 1849 में पंजाब का आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। एनेक्सेशन। हाँ, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह, जो कि अभी बच्चे ही थे, उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। हाँ, और पंजाब एक ब्रिटिश प्रांत बन गया। प्रशासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में आ गई। लाहौर उनका एक प्रमुख केंद्र बन गया। तो रणनीतिक रूप से देखा जाए तो अंग्रेजों ने वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। बिल्कुल, अफगानिस्तान से आने वाले खतरों के खिलाफ उनकी रक्षा पंक्ति अब पूरी तरह से मजबूत हो गई थी। उत्तर पश्चिम भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार पूरा हो चुका था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, 1799 में जो इतना शक्तिशाली साम्राज्य बना था, वो केवल 50 सालों में, और खासकर 1839 से 1849 के उस एक दशक में आंतरिक कलह, धोखे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चलते खत्म हो गया। हाँ, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इन दो आंग्ल सिख युद्धों ने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, आपको सिर्फ तिथियां याद नहीं रखनी है, बल्कि ये याद रखना है कि कैसे आंतरिक कमजोरी बाहरी ताकतों को न्योता देती है।
अब जाने से पहले मैं एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ, जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। वो क्या? अमर 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद वो राजनीतिक षड्यंत्र ना हुए होते, अगर सिख साम्राज्य एकजुट रहता, तो क्या यूरोपीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित वो आधुनिक खालसा सेना ब्रिटिश साम्राज्य के उस विस्तार रथ को पूरी तरह रोक सकती थी जिसने पूरे भारत को निगल लिया था? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। आज के डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।